नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 में, ठीक है, जो है आप ध्यान रखिएगा। हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 में आधुनिक गद्य, ये पेपर 4 का टाइटल है आधुनिक गद्य, और उसमें हमें 6 एकांकियाँ पढ़नी है। और एकांकियों में सूखी डाली एकांकी पर हम बहुत सारे वीडियो से चर्चा करते आए हैं। सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आपको समझाई थी। सूखी डाली एकांकी में निहित समस्याओं पर प्रकाश डाला था। सूखी डाली एकांकी शीर्षक की सार्थकता पर भी हमने प्रकाश डाला था। और यहाँ तक सूखी डाली एकांकी जो है उसके उद्देश्य पर भी हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम सूखी डाली एकांकी जो है तत्वों के आधार पर समीक्षा पर हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ऐसा समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाए, ये ध्यान रखना है, जिसको आप हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जो है परिचय देते हैं। गलत है वो बात, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मगर समीक्षात्मक प्रश्न। समीक्षात्मक प्रश्न के रूप में जब ये पूछा जाता है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा कीजिए, तब आपको किन बातों पर ध्यान देना है उस पर हम चर्चा करेंगे। सूखी डाली एकांकी की समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको एकांकी के तत्वों के आधार पर ही उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। अब किस प्रकार से आप सूखी डाली एकांकी की जो है तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करते वक्त मैं आपको कहूँगी कि उत्तर में आपको सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में लिखना है, क्योंकि सूखी डाली एकांकी रचयिता जो है वो कौन है, वो उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो है उनका जन्म समय है, उनकी कुछ जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको ध्यान देना है कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आपको जो है चरवाहे हैं, फिर पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ जो है बहुत ही ध्यान में रखनी है ये एकांकियाँ। तौलिए हैं, सूखी डाली तो आपको पता ही है, अधिकार का रक्षक है। ये जो एकांकियाँ हैं उनकी बहुत विशेष है, उसको आपको ध्यान में रखना है और उसका उल्लेख तो करना ही है। और उनका जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में लिखना है, कहाँ उनका जन्म हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क की विशेषताओं के बारे में आपको थोड़ा लिखना है, उसमें लिख सकते हैं आप कि उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर भी बहुत सारी एकांकियाँ उन्होंने रची है। उनका भारतीय संस्कृति परिपूर्ण करना, यहाँ तक जो है हमारे देश में जो विभिन्न समस्याएं चल रही है उसका पर्दाफाश करके उसके निराकरण पर चर्चा करना उनका उद्देश्य रहा है। उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में लिखने के बाद आपको शीर्षक देना है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा। एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा, ऐसा शीर्षक देने के बाद आपको पता ही है कि एकांकी के तत्व कितने हैं। फिर से विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको जो है याद दिला दूं कि जब हिंदी एकांकी का उद्भव विकास के बाद हिंदी एकांकी का स्वरूप, उस शीर्षक से जब मैंने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे, तो उस एकांकी के स्वरूप में हमने एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी की समीक्षा की थी। तो सूखी डाली भी एकांकी ही है, तो उन्हीं एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा होगी। एकांकी के तत्व कितने हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। कथावस्तु, पहला तत्व है कथावस्तु, दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन, चौथा तत्व है देश काल या वातावरण अथवा तो संकलन त्रय। संकलन त्रय बहुत उचित रहेगा शब्द, स्थान, समय और कार्य की एकता हमने बताई थी, तो संकलन त्रय। पांचवा तत्व है भाषा शैली, छठा तत्व है रंगमंचीयता और सातवां तत्व है उद्देश्य। मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि कहानी और उपन्यास के जो भी तत्व हमने गत वर्ष में पढ़े, वही तत्व इसमें है, केवल एक तत्व ज़्यादा है और वो है रंगमंचीयता।
तो वो आपको ध्यान में रखना है। और देश काल या वातावरण जो है वो तत्व है, उसको हम संकलन त्रय के रूप में लिखेंगे। बस इतना ही जो है परिवर्तन एकांकी के तत्वों में है। इन तत्वों को लिखने के बाद सबसे पहला तत्व जो है कथा वस्तु, तो आपको सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु के बारे में लिखना है। अब एकांकी के बारे में तो हमने समझ लिया है, मगर अब सूखी डाली एकांकी की एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी है। तो जिस प्रकार एकांकी के तत्व में कथा वस्तु महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु भी पारिवारिक विषय पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण है। एकांकी एक दृश्य एकांकी होती है उसकी कथा वस्तु, या बहुदृश्य एकांकी होती है। तो सूखी डाली एकांकी जो है बहुदृश्य एकांकी है, और इसीलिए सूखी डाली एकांकी में जो है 3 दृश्यों की योजना की गई है। तो अर्थात सूखी डाली एकांकी की जो कथा वस्तु है वो 3 दृश्यों में विभाजित है। इस पर लिखने के बाद आपको प्रथम दृश्य के बारे में लिखना है। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको विदित कर दूं कि आपको 7 तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा करनी है। हर एक तत्व को अच्छी तरह से विस्तृत रूप में लिखना है, मगर कथा वस्तु जो है उसको इतने विस्तृत रूप में नहीं लिखना है कि आप जो है उसी में इतना अपना समय गंवा दें जिससे आप अन्य तत्वों की समीक्षा न कर पाए। मैंने आपको 8 वीडियो में विभाजित कथा वस्तु बताई थी। कथा वस्तु तो वैसे 3 दृश्य में विभाजित है, मगर मैंने आपको 8 वीडियो में पूरी कथा वस्तु कही है। तो इतनी विस्तृत कथा वस्तु आपको नहीं लिखनी है। यदि आप दृश्य को समाहित करके कथा वस्तु लिखना चाहे तो भी चलता है, और केवल प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य और तृतीय दृश्य में, तीनों दृश्यों में जो घटनाएं घटित होती है उसको एक साथ लिख देंगे और कथा वस्तु लिख देंगे तो भी चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं दृश्य में विभाजित कथा वस्तु आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। तो प्रथम दृश्य में आपको पता ही है कि किस प्रकार जो है यहाँ लिखा है मैंने, एकांकी में 3 दृश्यों की योजना की गई है। समस्त कथा एक ही घर में कुछ दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाती है। छोटी बहू का सबकी हंसी के बीच प्रवेश, यहाँ जो छोटी बहू लिखा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ छोटी बहू का प्रवेश नहीं आता, इंदु का प्रवेश आता है। तो जो इंदु है उसका प्रवेश आता है, वो तो क्रोधित में है थोड़ी। मंजली बहू जो है वो हंसती हंसती आती है, और इस प्रकार कहानी का प्रथम दृश्य शुरू होता है। यदि आपको प्रथम दृश्य को इतने विस्तृत रूप से नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि एकांकी की कथा वस्तु 3 दृश्यों में विभाजित है। प्रथम दृश्य इंदु के प्रवेश से होता है, जो अपनी भाभी, नई आई भाभी छोटी बहू बेला जो है उसके बारे में शिकायत करती है, और उन शिकायतों का दौर जारी रहता है जिसमें रजवा नौकरानी और मंजली बहू भी हंसते हंसते जो है व्यंग के रूप में शिकायत करती है। तो यहाँ प्रथम दृश्य में प्रेक्षकों के मन में एक जिज्ञासा का जन्म होता है कि किस प्रकार ये दिखाई नहीं दे रही है वो छोटी बहू बेला, मगर वो बेला कौन है कि जिसके कारण ये सब जो है थोड़ा परेशान है। तो एक प्रकार का रहस्य, एक प्रकार की जिज्ञासा प्रथम दृश्य में की गई है। ये एक कथा वस्तु की विशेषता भी है। फिर शुरू होता है छोटी बहू के बारे में थोड़ी और बातें कि उसके आ जाने से ही हलचल मच गई है। तब तक तो ये संयुक्त परिवार बहुत अच्छी तरह से रहता था, और वो उसका नाम बेला है, और बेला इतने प्रतिष्ठित और अच्छे परिवार से आई है कि जिससे वो इस परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, और शायद इसीलिए सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं या उसकी शिकायत कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं। फिर द्वितीय दृश्य शुरू होता है। द्वितीय दृश्य में दादाजी का प्रवेश दिखाई दिया है। दादाजी बरामदे में जो है बैठे हुए हैं और करमचंद से बातें करते हुए उन्हें पता चलता है कि परेश और बेला जो है परिवार से अलग होना चाहते हैं। वो सभी परिवार के सदस्यों को बुलाते हैं और अपनी समझदारी से जो है सभी परिवारों को एक प्रकार से उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारा एक परिवार जो है वो संयुक्त परिवार एक बरगद के पेड़ की भांति है,
और बरगद के पेड़ में सब साथ रहेंगे तभी वो हरा भरा रहेगा। यदि कोई डाली सूख जाएगी या टूट जाएगी तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले दादाजी के व्यक्तित्व का परिचय, एक उम्दा व्यक्तित्व का परिचय हमें द्वितीय दृश्य में होता है। तो आप द्वितीय दृश्य में लिख सकते हैं कि द्वितीय दृश्य में दादाजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो पूरे परिवार को बुलाते हैं और बेला के साथ सामंजस्य स्थापित करने को कहते हैं। इंदू और मंजली बहू को विशेष रूप से कह देते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे बेला जो है रूठ जाए। कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ साथ बेला को कोई काम भी नहीं देना है, ऐसा आदेश देते हैं और कह भी देते हैं कि यदि आपने मेरा नहीं सुना तो कुछ नहीं होगा, मैं ही यहाँ परिवार से चला जाऊँगा या उससे मेरा जो है नाता सदा से टूट जाएगा। इन सब बातों के बाद तृतीय दृश्य की शुरुआत होती है। अब मैंने जो दादाजी की बात कही वही बात है। तृतीय दृश्य में बेला का प्रवेश होता है। आपको ये क्लियर लिखना है। प्रथम दृश्य में इंदू का प्रवेश, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा ना कि इंदू, दादाजी और बेला तीनों प्रमुख पात्र हैं। प्रथम दृश्य में इंदू का प्रवेश और उसकी शिकायतें, रजवा की शिकायतें, मंजली बहू का हंसना, इससे पाठकों के मन में जिज्ञासा होती है कि ये कुछ संघर्ष चल रहा है, यानी कथा वस्तु का प्रारंभ भी संघर्ष में बता दिया है। वैसे क्या होता है कि कोई भी कथा वस्तु होती है उसकी शुरुआत सामान्य होती है, मध्य जो है वो संघर्ष में होता है और अंत जो है वो उद्देश्य के रूप में पूर्ण होता है। मगर यहाँ कथा वस्तु में प्रारंभ से ही संघर्ष दिखाई दिया है और धीरे धीरे संघर्ष जो है खत्म होता बताया गया है। तो प्रारंभ जो है संघर्ष से हुआ है और वो भी संघर्ष करने वाली जो बेला है उसका प्रवेश नहीं दिखाई दिया प्रथम दृश्य में। प्रथम दृश्य में इंदू, उसकी शिकायतें, जिससे बेला के बारे में प्रेक्षकों के मन में एक जिज्ञासा होती है। द्वितीय दृश्य में दादाजी का प्रवेश और दादाजी की सबसे बातें करना और दादाजी के उम्दा व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। तृतीय दृश्य में बेला का प्रवेश मिलता है। जिस बेला के कारण पूरा घर का संघर्ष पैदा हो गया, झगड़ा शुरू होने लगा, वही बेला जो है तृतीय दृश्य में दिखाई देती है और वो बहुत अचंभे में पड़ जाती है कि सब लोग उससे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। जैसे उखड़े उखड़े रहते हैं सब लोग, जैसे डरते उस प्रकार उसको कोई काम नहीं देते हैं और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, मगर थोड़ा सा दिखावा भी उसे लगता है कि डर के ये प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इससे तृतीय दृश्य में बेला जो है वो बात को समझना चाहती है और जब इंदू कपड़े धोने जा रही थी तब वो बात जान लेती है कि सब लोग क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं और तब जो है वो दादाजी से कहती है कि आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए। तो इस प्रकार जो है बेला का गला भर आता है और दादाजी का जो परिवार है वो मिलजुल कर फिर से वापस की में दादाजी वटवृक्ष के समान अपने परिवार को बचा देते हैं। यहाँ एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है और संयुक्त परिवार विभक्त होने से बच जाता है। कथा वस्तु लिखने के बाद आपको उसकी विशेषता भी लिखनी है कि एकांकीकार ने एक आदर्श भारतीय संगठित कुटुंब में रहने वाले लोगों के बीच जो अनबन हो जाती है उसका चित्रण किया है कथा वस्तु में, किंतु घर के मुखिया के द्वारा उसकी सूझबूझ और समझदारी के द्वारा उस समस्या का निराकरण भी बताया है। तो इस प्रकार एकांकी की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासापूर्ण होनी चाहिए, रहस्यमय होनी चाहिए, अपने प्रेक्षकों और पाठकों को खींच कर रखे, अंत तक पाठक को लगे कि अब उसके बाद क्या होने वाला है। ऐसी बातें की जो है जिज्ञासा यदि कथा वस्तु में हो तो कह सकते हैं कि वो कथा वस्तु सफल है। तो सूखी डाली में ऐसा ही है कि जानबूझकर एकांकीकार ने सूखी डाली की कथा वस्तु में प्रवेश बेला का तृतीय दृश्य में करवाया है, जिससे पाठक और प्रेक्षक दो दृश्य तक तो उसकी इंतजारी करे कि कौन होगी बेला। जब उसका प्रवेश होता है फिर उसका एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देता है, जो सब लोग शिकायतें करते थे उससे एक अलग कोमल और संवेदनशील व्यक्तित्व दिखाई देता है। उसका हृदय परिवर्तन दिखाया है जिससे संघर्ष का अंत होता है। तो संघर्ष का प्रारंभ, बीच में संघर्ष मध्य के रूप में और अंत में संघर्ष का अंत होता है। और कह सकते हैं कि कथा वस्तु में लेखक ने, एकांकीकार ने जो है समस्याओं
को निरूपित तो किया है मगर उसका समाधान भी अंत तक करवा दिया है, निराकरण भी करवा दिया है। तो इस प्रकार कथावस्तु की दृष्टि से सूखी डाली एकांकी सफल मानी जाती है। अभी इसी एक ही तत्व की समीक्षा हुई है, दूसरे तत्व की हम समीक्षा जो है अगले वीडियो में यानी पश्चात वीडियो में करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि वो तत्व कौन सा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।